नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चित्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि जो हमारी आगे की सीजन होगी वो हमारे त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर आधारित होगा। तो आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर देखेंगे और उसमें देखेंगे किन किन राज्यों ने भाग लिया और ऐसा जो युद्ध हुआ वो क्यों हुआ, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने पहले से लिख रखा है त्रिपक्षीय संघर्ष, तो आज का जो हमारा सेशन है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर आधारित है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से राजवंश जो है वो देखने को मिले। तो सबसे पहले आपको बता दो कि हमें इसमें राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार, जट प्रतिहार। तो ये हमें तीन राज्य जो है वो देखने को मिलते हैं। दो राज्य तो हमें उत्तर भारत के, यानी कि आप देखेंगे कि ये जो राज्य है ये हमें उत्तर भारत के देखने को मिले हैं, लेकिन ये जो राज्य है वो दक्षिण भारत का हमें देखने को मिला है। यानी आप देखेंगे कि जो राष्ट्रकूट है ये दक्षिण भारत का एक राज्य था, एक कह सकते हैं कि वंश था, जिसने कि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में पहली बार जो है वो हस्तक्षेप किया है। तो आप देखेंगे अब ये जो संघर्ष हो रहा है इन तीनों के बीच में वो एक स्थान को लेकर हो रहा है जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज, तो कन्नौज के ऊपर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम कन्नौज को देखेंगे, कन्नौज के ऊपर इतना जो संघर्ष हो रहा है वो हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हर्षवर्धन ने जब हर्षवर्धन अपने शासन काल में जब वो शासक रहता है तो उसने कन्नौज को इतने ही अच्छे तरीके से डेवलप किया था, इतने व्यापारिक केंद्र के माध्यम से, या कह सकते हैं ऐसे ऐसे चीजों पर उसने वहां पे व्यापारिक और कह सकते हैं वहां का जो सामरिक दृष्टि था, सामाजिक दृष्टि था, आर्थिक दृष्टि था, इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि जो कन्नौज था वो उस समय काफी ज्यादा प्रसिद्ध हमें देखने को मिल जाता है। एक उदाहरण के लिए हम एक चीज देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमें मौर्य काल में उत्तरापथ जो एक मार्ग थी वो व्यापारिक व्यापारिक प्रमुख हमें व्यापारिक मार्ग देखने को मिलती है, उस पर जो नियंत्रण करता था वह कहा जाता था कि वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि कन्याकुब्ज यानी कि आप देखेंगे जो पाटलिपुत्र है वो उस व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित करता था। तो इसी इसी पर नियंत्रण करने के लिए, यानी कि इसी को नियंत्रित करने के लिए ये जो तीनों राज्य हैं वो आपस में संघर्ष हमें करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर और इनके बातों पे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज एक राज्य था जिसको एक कह सकते नगर था जिसको उन्होंने डेवलप किया था अपने अपने सामरिक दृष्टिकोण से। तो आप देखेंगे इसका जो महत्व है वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हमें जो कारण देखने को मिलता है वो इस राज्य पर कह सकते हैं कि इस राज्य पर सबको अपना इस राजस्व जो था उसको स्थापित करना था और इसको पूर्ण तरह से अपने नियंत्रण में रखना था। तो हमें पहला जो कारण है वो यही देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो कन्नौज नगर है इसे हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में ही उत्तर भारत में जो है वो डेवलप किया था, इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरी के रूप में जो है वो बनाया था। उसके बाद आपको बता दूं कि इनके बारे में एक और हमें जानकारी देखने को मिलती है कि जो कन्नौज है, कन्नौज का पहले मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन ने इसको इसका निर्माण किया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज का निर्माण किया था। किया था, कन्नौज का निर्माण किया था। तो जो कन्नौज राज थी वो उस समय एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कन्नौज राज्य जो है इसी कारण सब इसी के ऊपर ये तीनों राज्य जो है इस पे अपना धावा बोलते हैं और इसको अपने राज्य में जो है वो मिलाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि इसका जो हमें महत्व देखने को मिलता है वो कन्नौज का कन्नौज का सामरिक महत्व, महत्व, आर्थिक, व्यापारिक
व्यापारिक, और एक आप देखेंगे कि मार्गिक। आप देखेंगे कि यहाँ से जो व्यापार के मार्ग हैं वो 5 देशों को, यानी कि आप देखेंगे कि 5 राज्यों को जो जाते हैं वो मार्ग हमें देखने को मिला है। वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है व्यापारिक, और 5 मार्ग, 5 राज्यों को जाने वाला प्रमुख रास्ता, प्रमुख मार्ग कह सकते हैं, मार्ग था। तो आपको बता दूं कि मैंने इन चारों के बारे में, आप देखेंगे पाल वंश के बारे में, प्रतिहार वंश के बारे में, और जो राष्ट्रकूट वंश है, इन सभी के बारे में मैंने पहले से ही अपने एक प्लेलिस्ट में जो है वो सारी क्लास का जो है बात वो मैंने वहां पे रख रखा है। मैंने इस सेशन को इसलिए बाहर रखा था कि मैं आपको पहले उन लोगों के बारे में, यानी कि आप देखेंगे कि मैंने इन तीनों के बारे में पहले से अपनी क्लास कर रखी है। तो आप जाके प्लीज, अगर आपने क्लास नहीं देखा तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको इसकी जो है वो नॉलेज एक बार हो जाए। तो आप देखेंगे एक प्रमुख जो मार्ग है वो यहाँ से हो जाता है व्यापारिक मार्ग, और कैसे आर्थिक रास्ता व्यापारिक, और जो 5 राज्यों को यहाँ से जो एक प्रमुख मार्ग होकर के गुजरती थी, उस मार्ग में सब जो है वो अपना एक कह सकते हैं आधिपत्य जो है उसको स्थापित करना चाहते हैं। तो हम इस कारण से देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो होता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अल-बिरूनी ने इसके बारे में कहा है। अल-बिरूनी का एक हमें कथन देखने को मिल जाता है। अल-बिरूनी का एक कथन हमें देखने को मिलता है कि जिस समय यह राज्य था उस समय इसके जैसा आप देखेंगे एक भी राज्य हमें विस्तृत देखने को नहीं मिलेगा। अल-बिरूनी ने कहा है कि अल-बिरूनी एवं कुतुबी ने कहा है, कन्नौज, कन्याकुब्ज, एक और हमें देखने को मिले उतबी, कन्नौज, अल-बिरूनी और उतबी का कहना है कि कन्याकुब्ज, या कन्नौज और कन्नौज राज्य अत्यंत समृद्ध थे। समृद्ध थे। एक बात और आपको बता दूं, एक है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो कि आप देखेंगे कि अरबी हमें जो तुर्की एक आक्रमणकारी देखने को मिलते हैं, उनका भी हमें एक कथन देखने को मिला है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के बारे में एक आप बात बता दो कि महमूद गजनवी ऐसा कहता है कि अगर हमें मथुरा और कन्नौज मथुरा स्थापत्य के मामले में और जो कन्नौज है वो व्यापार के माध्यम में अगर हमें विस्तृत करना हो, तो ऐसे राज्य को डेवलप करने में हमें 200 वर्ष लगेंगे, प्लस कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्रा जो दिनार है सोने का वो लगेगा। तो ऐसा में इनका जो वर्णन है वो देखने को मिलता है कि मथुरा और कन्नौज जैसा राज्य बनाने के लिए किसी को भी 200 वर्ष और करीब 1 लाख सोने का दिनार लगेगा। यानी कि इनके अनुसार आप देखेंगे, महमूद गजनवी के अनुसार हमें जो वर्णन देखने को मिलता है वो यह देखने को मिलता है कि अगर ऐसा राज्य बनाना हो, यानी मथुरा के जैसा अगर स्थापत्य के मामले में राज्य बनाना हो और कन्नौज जैसा व्यापारिक राज्य अगर हमें बनाना हो, तो किसी भी शासक को
200 वर्षों का टाइम और कम से कम एक लाख जो सोने का दिनार है उतना उनको पैसा जो है उसके ऊपर व्यय करना पड़ेगा, तब जाके जो यह राज्य है वो बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने राष्ट्रकूट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रकूट हमें पहला ऐसा कह सकते हैं कि पहला ऐसा दक्षिण भारत का वंश देखने को मिलेगा जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रकूट जो है राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का पहला राज्य था जिसने राष्ट्रकूट का पहला राज्य था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रकूट हमें देखने को, जैसा मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था कि राष्ट्रकूट जो वंश है वो वंश जो है वो दक्षिण भारत का ऐसा में पहला शासक ऐसा वंश देखने को मिला है कि जिसने उत्तर भारत की राजनीति में जो है वो हस्तक्षेप किया है। आप देखेंगे कि इनका सबसे पहला जो हमें एक कारण और हमें देखने को मिला है कि इस वंश पे जो है वो आक्रमण करने का जो एक हमें कारण देखने को मिला है वो यह है कि पाल और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, यह दोनों जो बनारस और बिहार का क्षेत्र है उसको विजित करना चाहते थे और अपने राज्य में जो है वो मिलाना चाहते थे। इस कारण भी यह संघर्ष जो है वो प्रारंभ हुआ था। इस चीज को भी आप लिख लीजिएगा। एक और कारण हमें देखने को मिलता है हमें पाल वंश और प्रतिहार वंश बनारस और बिहार के पास का इलाका जीतना चाहते थे। बिहार के स्थान पर अपना स्थापित करना चाहते थे। इस कारण भी यह जो युद्ध हुआ है वो हुआ है। तो हमें इनके बारे में ये भी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस संघर्ष का जो आप देख रहे हैं कि ताना बाना बुना जा रहा है, वो कुछ ऐसे हमें तथ्य जो देखने को मिले हैं। जो पहला हमें कारण देखने को मिलता है वो यह कारण देखने को मिलता है कि कन्नौज जो था, एक उसका जो सामरिक दृष्टिकोण था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और वो एक व्यापारिक केंद्र भी था। वहां पे आर्थिक व्यवस्था जो थी, जिस राज्य में वो राज्य मिलता, उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी सुधर सकती थी। वहां से गुजरने वाला एक जो 5 राज्यों को मार्ग जाता था, आप देखेंगे कि उत्तरापथ जो हमें देखने को मिलता है वो भी वहां से गुजरता था। तो इस कारण से ये एक प्रमुख हमें केंद्र देखने को मिलता है और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी। लेकिन में जो दूसरा कारण देखने को मिलता है वो यह है कि पाल वंश और जो प्रतिहार वंश है, यानी आप देखेंगे कि पाल वंश और जो प्रतिहार वंश है, ये दोनों बनारस के पास का एक जगह, बनारस और जो बिहार के पास का जो क्षेत्र है उसको विजिट करना चाहते हैं और अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं। तो इस कारण से भी हमें इनका जो एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है युद्ध जो है वो देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि यशोवर्मन की मृत्यु के बाद आप देखेंगे कि यह जो कन्नौज राज्य है वो पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। उसके बाद हमें एक वंश देखने को मिला है जिसका नाम है अयुध वंश। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि यशोवर्मन है वो उनके मृत्यु के बाद, यशोवर्मन की मृत्यु के बाद
के बाद कन्नौज पर एक हमें जो सत्ता है वो हमें देखने को मिल जाता है, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें आयुध वंश, का स्थापित हो जाता है। आप देखेंगे कि यशोवर्मन की मृत्यु के पश्चात यशोवर्मन के बाद कन्नौज पर आयुध वंश का जो है वो निरंतर जो है वो स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाता है। तो हम इनके बारे में ये भी जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इस वंश यानी कि आयुध जो वंश है, इसके हमें क्रमशः 3 शासक जो है वह देखने को मिले हैं। पहला जो हमें शासक देखने को मिला है, इसका नाम जो हमें देखने को मिला है वह है वज्रयुद्ध। आप देखेंगे कि हमें इसके जो 3 शासक के जो नाम है वो क्रमशः देखने को मिले हैं। इसके 3 शासक के नाम वो मिले हैं। पहला जो है वो वक्र राज हमें देखने को मिला है। आप देखेंगे कि जो वक्र राज है वज्र युद्ध, सॉरी माफ कीजिएगा, वज्र युद्ध। दूसरे हैं चक्रायुद्ध, और जो तीसरे हमें देखने को मिले हैं, इनका जो हमें नाम देखने को मिला है वह है इंद्रायुद्ध। इंद्रायुद्ध। तो हमें ये 3 शासक देखने को मिलते हैं। इसमें से हमें 2 शासकों का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ जो ऐसे शासक हमें देखने को मिलेंगे अभी आगे जिन्होंने इनको अपने राज्य में डेवलप किया, और डेवलप करने की यानी कि इन्होंने चाहा कि हम उस राज्य को जीते, कन्नौज को जीते, और इनको अपना एक कठपुतली की तरह से इनको वहां पे स्थापित करें, ताकि हम जो चाहें वो हमें हमारे हिसाब से जो है वो कार्य करके दे। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में से 2 हमें ऐसे देखने को भी आगे मिलेंगे जिनको कुछ जो राजवंश है वो स्थापित करना चाहते हैं, और स्थापित करने के बाद इनको अपना एक कठपुतली जो है कठपुतली के रूप में रखना चाहते हैं। इस प्रकार से हमने इनके बारे में देखा। अब आगे की जो बातें एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से जो है वो समझ आए। हम बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष में आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक प्रमुख जो व्यापारिक प्रमुख केंद्र है जिसका नाम है कन्नौज, उसके ऊपर यह आक्रमण होता है, यानी कि उसको अपने राज्य में लेने के लिए, उस पर अपना विजिट करने के लिए इसका जो है वो युद्ध होने जो है स्टार्ट होता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे ये 3 वंश जो है वह यह त्रिपक्षीय संघर्ष में कूदे हुए थे। इसी कारण इनको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों पक्ष के जो लोग हैं, जो राज्य हैं, वो इस संघर्ष में जो है वो कूदते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हर्षवर्धन ने जो कन्नौज राज है इसका जो है वो निर्माण कार्य जो वो किया था। तो आप देखेंगे कि जो उसका निर्माण कार्य किया था, तो इसके बाद आप देखेंगे कि हर्षवर्धन ने इसको अपने हिसाब से, यानी कि आप देखेंगे अपने अनुसार इसको जो है वो डेवलप किया था। इसको एक व्यापारिक प्रमुख केंद्र, एक सामरिक दृष्टि से इसको डेवलप किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एक हमें रास्ता जो है वो जाता हुआ दिखता है, जो कि 5 राज्यों में व्यापारिक मार्ग के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यह भी एक प्रमुख हमें कारण देखने को मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि 2 हमें ऐसे 2 विद्वान देखने को मिलते हैं, विद्वान कह सकते हैं, या प्राचीन कुछ लेख हमें देखने को मिले हैं, जिनके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यह जो राज्य था वो काफी ज्यादा डेवलप था। जैसा कि कन्याकुब्ज और कन्नौज जो था, अलबरूनी और उतबी के कथानुसार हम देखेंगे, अलबरूनी और उतबी के अनुसार कन्याकुब्ज और कन्नौज जो राज्य था वो अत्यंत ही विस्तृत था। यानी कि आप देखेंगे अत्यंत ही समृद्ध था, अत्यंत ही विस्तृत था। उसके बारे में हमें सारे जो वर्णन है वो काफी ज्यादा समृद्धिपूर्ण देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि एक मोहम्मद गौरी जो कि हमें आक्रमणकारी के रूप में देखने को मिले हैं, इनका भी एक स्टेटमेंट जो है वो हमें देखने को मिल जाता है कि मथुरा और कन्नौज जैसा राज्य अगर कोई शासक डेवलप करना चाहे तो उसे 200 वर्ष लगेंगे उसे डेवलप करने में, और लगभग 1 लाख रुपए जो है वो सोने के दिनार, जो स्वर्ण दिनार है वो हमें उसमें लगाएगा, तब जाकर के
एक ऐसे जो राज्य हैं वो बन पाएंगे। तो यानी कि आप देखेंगे कि इसकी समृद्धि हमें किस प्रकार से देखने को मिल रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मैंने एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताया कि राष्ट्रकूट जो था वो दक्षिण भारत का एकमात्र हमें ऐसा राज्य देखने को मिलता है जिसने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में जो है वो हस्तक्षेप करने का जो है वो प्रयास किया है। यानी कि आप देखेंगे कि राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत में होते हुए भी उत्तर भारत की राजनीति को जो है वो क्षति पहुंचाने का जो है वह कार्य जो है वो किया है। उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कुछ समय के लिए आप देखेंगे उन्होंने कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए उन्होंने जो कन्नौज राज्य है उसको अपने राज्य में मिलाने का जो है वो प्रयास किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यशोवर्मन के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्नौज राज्य पे त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है, तो उस समय पर आप देखेंगे कि कन्नौज राज्य पे एक आयुध वंश है जो कि हमें देखने को मिला है कि आयुध वंश जो है वो उनके नियंत्रण में स्थापित था। यानी कि आप देखेंगे कि वो उन्होंने उस पर नियंत्रण कर रखा था, वहां पे एक नया राजवंश जो है वो उदित हो गया था। इसके हमें क्रमशः 3 शासक जो है वो देखने को मिल जाते हैं जिनका नाम हमें देखने को मिलता है वज्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध। यानी कि आप देखेंगे कि 3 जो शासक हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम इसके आगे की बात जो है वो आगे करेंगे। आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे जो है अपनी क्लास को बढ़ा सकूं। तो मैंने आप सभी को यहाँ तक की बातें समझा दी है, हमने प्रारंभिक सारी बातें जो है वो देख ली हैं। अब हमें देखना है इसके आगे की बातों को। चलिए अब इसके आगे की बातों को देखेंगे। जो आगे हमें बातें मिलती हैं वो क्या देखने को मिलती है। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने राधनपुर ताम्रलिप्त से विदित होता है। यानी कि आप देखेंगे जो राधनपुर में ताम्रपत्र है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही राष्ट्रकूट वंश में पढ़ा रखा है। तो आपने अगर राष्ट्रकूट वंश को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लीज एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको सारे जो अभिलेख सारे जो शासक हैं उनके बारे में जो सारी जानकारी है वो मैंने दे रखी है। तो आप एक बार उसको देख लेंगे तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमें कृष्ण राज्य देखने को मिले हैं, राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख से यह विदित होता है या जानकारी प्राप्त होती है। विदित होना, जानकारी प्राप्त होना। विदित होता है यानी कि इनसे सारी जो बातें जो है इसका वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि कन्नौज पर अत्यंत स्थापत्य के लिए आप देखेंगे कन्नौज को डेवलप करने के लिए हमें जो एक जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। कन्नौज पर राज्य को स्थापित करने के लिए जो हमें 3 राज्य देखने को मिलते हैं वो 3 राज्यों के 3 शासक हमें जो है वह देखने को मिलते हैं। प्रथम संघर्ष में आप देखेंगे कि वत्स राज जो है प्रतिहार शासक नौज पर आधिपत्य के लिए तीनों राज्य जो है वो जो कह सकते हैं जो उतावले हैं वो हमें देखने को मिलता है। जो प्रथम संघर्ष होता है जो हमें प्रथम संघर्ष देखने को मिलता है इसमें हमें जो वत्सराज हैं, वत्सराज राज प्रतिहार शासक वत्सराज जो है वो प्रतिहार शासक है। उसके बाद आप देखेंगे धर्मपाल जो है वो पाल शासक है। तो आप एक एक लोगों का जो नाम है वो नोट करते हुए चलेगा कि धर्मपाल पाल वंश शासक, पाल शासक, पाल शासक। आप एक और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट के जो है वो ध्रुव हैं। ध्रुव राष्ट्रकूट शासक
राष्ट्रकूट शासक ने भाग लिया था। भैया हाँ, तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है कि इन सभी लोगों ने जो है वो इसमें भाग लिया था। वत्सराज इंद्रयुद्ध ने कन्नौज की गद्दी पर इंद्रयुद्ध को बैठाने का जो है वो पूरा प्रयास किया था। यानी कि आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंद्रयुद्ध के बारे में, इंद्रयुद्ध जो थे, जो कि जो अर्हत वंश मैंने आपको बताया था, उसके शासक मैंने आपको 3 बताए थे, तो 3 शासकों में से वो एक महत्वपूर्ण हमें शासक देखने को मिलते हैं। तो वत्सराज जो है, वत्सराज वत्सराज प्रतिहार शासक वत्सराज प्रतिहार शासक इंद्रयुद्ध को कन्नौज की गद्दी पे बैठाना चाहता था। कि गद्दी पर बैठाना चाहता था। चाहता था यानी कि आप देखेंगे कि इसको उसको गद्दी पे बैठाकर एक कठपुतली की तरह जो है वो कार्य करना चाहता था, ताकि उसका जो आधिपत्य है वो भी स्थापित हो जाए और एक उसका जो कह सकते हैं कि कठपुतली है वो भी स्थापित हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसी के शासन काल में आप देखेंगे पाल शासक जो हमें देखने को मिले हैं, धर्मपाल, वह पाल शासक धर्मपाल धर्मपाल जो है वो चक्रा धर्मपाल चक्रा युद्ध को शासक बनाना चाहता था। हाँ, इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो दो हमें दो राज्य देखने को मिले हैं, उन्होंने अपने अपने दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से अपना एक कह सकते हैं कि जो कठपुतली है उसको अपने उस राज्य पे बैठाना चाहते हैं। तो इस कारण से भी जो है एक संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस संघर्ष में अंत में आप देखेंगे कि जो सफलता मिली है वो प्रतिहारों को हमें देखने को मिली। आप देखेंगे कि प्रतिहारों ने जो है वो सफलता जो है इसको प्राप्त किया था और कन्नौज राज पर पूरी तरह से जो है वो अधिकार जो है वो प्राप्त कर लिया था। आप देखेंगे कि प्रतिहारों का इस त्रिपक्षीय संघर्ष का निर्णय का अंत प्रतिहार शासकों ने किया और अपना आधिपत्य स्थापित की कन्नौज पर आधिपत्य कन्नौज पर स्थापित किया। ऐसा हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाता है। यानी आप देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में जो विजित होता है अंत में हम देखेंगे, हालांकि इसके हमें 4 चरण देखने को मिल जाता है। इस युद्ध के 4 चरण हमें देखने को मिलता है। कभी राष्ट्रकूटों के फेवर में ये पार्टी कन्नौज राज्य चला जाता है, कभी पाल के फेवर में ये राज्य चला जाता है और कभी हम देखेंगे कि प्रतिहारों के में यह चला जाता है। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे तो हमें इस कह सकते हैं लड़ाई का जो अंत हमें देखने को मिलता है वो यह देखने को मिलता है कि इसमें हमने कन्नौज राज्य जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कन्नौज राज्य अंत में इस राज्य पर जो है वो कह सकते हैं कि आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में सारी बातें देखी। आपको मैं एक बार और बता दूं कि मैंने इन तीनों वंश के बारे में
जो पूरी डिटेल है वो मैंने वहां पे पहले से ही अपने प्लेलिस्ट में पहले से ऐड कर रखी है, इसके ऊपर पहले से ही क्लास बना रखे हैं। तो आपने अगर इन लोगों को नहीं देखा है तो जाके प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको इस क्लास का जो है वो मर्म जो है वो समझ आए, यानी कि आपको इसके बारे में जो जानकारी है वो ठीक तरीके से प्राप्त हो सके और आप इन सभी को बारे में एक बार फिर से जाके देख लें। तो आपको एक त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो हमें प्रारंभ में देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें 4 चरण हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैंने समय की बचत के लिए एक जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ, ताकि आपको ज्यादा जो है वो बड़ा क्लास जो है वो ना लगे, त्रिपक्षीय संघर्ष आपका एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो सके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये क्लास कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। चलते हैं, जय हिंद।